अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रियल डाटा टाइप्स। रियल का मतलब है ऐसी वैल्यू जिसमें अशारिया आता है। देखिए यहाँ 10.5, 5.3, -10.91, ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें अशारिया आता है। ठीक है, रियल डाटा टाइप ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसमें डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन होता है। ठीक है, रियल डाटा टाइप इज न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट। हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो माइनस साइन लगाना ज़रूरी है। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ही हमारे पास नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 10.5, 5.3, -10.91, ये हमारे पास है रियल वैल्यूज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं। हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल, हमारे पास 3 तरह की रियल टाइप्स वैल्यूज़ हैं। फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। फ्लोट मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेगा। इसकी रेंज होती है 3.4/10⁻38 टू 3.4/10⁻38। अब डबल की हमारे पास जो है डबल मेमोरी में कितना लेगा, डबल मेमोरी में 8 बाइट्स लेगा और इसकी रेंज है 1.7/10⁻308 टू 1.7/10⁻308 तक इसकी रेंज है। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग डबल है। लॉन्ग डबल है, लॉन्ग डबल मेमोरी में कितना लेगा, लॉन्ग डबल हमारे पास मेमोरी में 10 बाइट्स लेगा। इसकी डिस्क्रिप्शन है 1.7/10⁻⁴932 टू 1.7/10⁻+4932। ये इसकी रेंज यहाँ तक होती है। अब 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं। फ्लोट डाटा टाइप ये है क्या, फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। रियल वैल्यूज़ को यानी कि अशारिया वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप का हम इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 3.4/10⁻³ टू 3.4/10⁻+38। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। ये सिर्फ जो हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है ना, डेसिमल के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसकी ये एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है। फ्लोट मीन और फ्लोट मैक्स, फ्लोट मीन और फ्लोट मैन हम यूज़ करते हैं। फ्लोट मीन स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और फ्लोट मैक्स हम लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप फ्लोट मीन और फ्लोट मैक्स यूज़ करना चाहते हैं ना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो float.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब डबल डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप का क्या मतलब है, डबल डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। जो हमारे पास बहुत बड़ी लार्ज रियल वैल्यूज़ होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए हम डबल डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स लेता है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 1.7/10⁻308 टू 1.7/10⁻308। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस, ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। डबल मीन रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़, डबल मैक्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट वैल्यूज़। अगर आप डबल मीन और डबल मैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो float.h हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। लॉन्ग डबल डाटा टाइप, लॉन्ग डबल डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़। इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेता है, 10 बाइट मेमोरी के अंदर लेता है। ठीक है, 10 बाइट। इसकी रेंज कितनी होगी है, इसकी रेंज होती है 1.7/10⁻⁻⁴932 टू 1.7/10⁻⁴932। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी 19 डेसिमल प्लेसेस, ये 19 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास है एल डबल मीन स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के लिए, एल डबल मैक्स लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिए। अगर आप दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो float.h हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है अपने प्रोग्राम में। अब है हमारे पास थर्ड करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप क्या होता है, करैक्टर पहले मैं बता दूँ ये है क्या। करैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए, ये करैक्टर है, बी दूसरा करैक्टर है, सी तीसरा करैक्टर है। तो एक करैक्टर जो है ना, एक करैक्टर जैसे ए है वो मेमोरी में कितना लेगा, मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा, वो मेमोरी में लेगा 1 बाइट, यानी कि कितनी बिट्स लेगा, 8 बिट्स लेगा।
मेमोरी के अंदर। चार डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यूज़। करेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम चार डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी, ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, ये किसी लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पंचुएशन मार्क जो होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, आप नज़र आ रहा है, ये ए सिंगल कोट किया हुआ है, जैसे ये देखें ए सिंगल, ये सिंगल कोट किया हुआ है, एक्स को सिंगल कोट किया हुआ है, 5 को सिंगल कोट किया हुआ है। सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं करेक्टर डाटा टाइप के अंदर। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर सच एज ए, एक्स, 5 एंड हैश। द करेक्टर इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर। इट इज़ पॉसिबल, अच्छा देखें, अगर तो मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, सपोज इंटीजर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ए और उसको मैंने वैल्यू असाइन करवा दी है 5, और अगर मैंने सपोज़ कोई करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसको मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है ना, उसको मैं 5 वैल्यू नहीं स्टोर करा सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसे करवाऊँगी ना तो कंपाइलर ने दे देना एरर, क्योंकि कंपाइलर कहेगा कि ये तो अल्फ़ाबेट टाइप का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया है, लेकिन हम उसको इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट लगा देंगे ना तो हमारा जो कंपाइलर है ना वो समझ आएगा कि ये करेक्टर है। जब हम सिंगल कोट लगा देंगे ना, ये इंटीजर नहीं रहेगा बल्कि ये करेक्टर बन जाएगा एक। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ज़रा, ये है हमारा प्रोग्राम, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन, करली ब्रेस स्टार्ट किया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन इस्तेमाल किया, करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ch1 करेक्टर 1, ये एक वेरिएबल हो गया, ch2 दूसरा वेरिएबल हो गया, सम तीसरा वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए। ch1 के अंदर वैल्यू रखवाई है a, ch2 के अंदर वैल्यू रखवाई है b। अब सम के अंदर, सम का तो इस्तेमाल ही यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका तो जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। अब हमने इसको एम इस प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करवाया हुआ। सी आउट के अंदर हमने क्या किया, सी आउट के अंदर कहा कि देखिए सी आउट, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है। करेक्टर्स आर, ये देखें डबल कोट्स का ये नज़र आ रहा है ना, डबल कोट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये डबल कोट्स का मतलब है कि ये वाला जो मैसेज है ना ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाया ch1, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया ch2 और सेमीकोलन टर्मिनेटर ये लगा दिया। अब देखें ये एक ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, कितनी स्टेटमेंट्स भला लिखी हुई है इस ब्रैकेट के अंदर? हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है इसके अंदर। हर स्टेटमेंट को टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट किया हुआ है, नज़र आ रहा है ना, हर स्टेटमेंट को टर्मिनेटर के साथ टर्मिनेट किया हुआ है। लेकिन देखें ना वॉइड मेन को टर्मिनेटर से टर्मिनेट किया है, ना किसी लाइब्रेरी फाइल को, ना किसी हमने डायरेक्ट किसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमने टर्मिनेटर से टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो जितनी भी हमने लाइंस लिखी हुई है ना, हर लाइन को हमने टर्मिनेटर से टर्मिनेट किया हुआ। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए ch1 और ch2। ch के अंदर भी वैल्यू रखवा दी है, ch2 के अंदर भी वैल्यू रखवा दी है। अब ये जो वैल्यूज़ को हमने सी आउट के थ्रू डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। सी आउट के थ्रू हमने सिंपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया। अब हो सकता है कि आपको इस प्रोग्राम की ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस वैसे आपको प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको प्रोग्राम को देख लें और इसकी मज़ीद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी प्रोग्राम किस तरह से हम लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे करते हैं। अभी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिए ना, आपको मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में भी बताया था, मेन फंक्शन के बारे में भी बताया था, और मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया है। अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो प्रोग्रामिंग आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अब के लेक्चर्स में मैंने आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताया। अब डाटा टाइप्स के बारे में भी जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। अब आपने फिर क्या करना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स का, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे तरीके से ले लेना है। आप जब तक उसको याद नहीं करेंगे ना तब तक नेक्स्ट नहीं मूव कर सकते। उसको याद करेंगे आप फिर नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब आपके कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं ना क्लियर, प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अल्लाह ना करे वैसे मुश्किल हो, अल्लाह करे आसान हो जाए आपके लिए प्रोग्रामिंग। अब ना हम पढ़ते हैं इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है और इंटीजर अंडरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो आप ऐसे देख लें जैसे कि एक गिलास होता है ना, एक गिलास है, एक गिलास की जितनी कैपेसिटी होगी ना आप उसके अंदर उतना ही पानी डाल सकते हैं। अगर आप एक गिलास के अंदर ना उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो गिलास क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना, ओवरफ्लो करता है ना। तो मैंने आपको इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था इसकी रेंजेस, मैंने आपको बताए थे कि इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। तो अगर आप उस रेंज से कम की वैल्यूज़ आप देते हैं ना तो वो अंडरफ्लो कर जाएगा। अगर आपकी उसकी रेंज से ज़्यादा की वैल्यू उसको दे देते हैं ना एक वेरिएबल को, आइडेंटिफायर को, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है। ठीक है, जैसे टैंकी में कोई ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने इसकी कैपेसिटी से भी कम पानी डाल दिया है, मतलब पानी है ही नहीं है, ये अंडरफ्लो कर गया है। ठीक है, अगर मैंने पानी इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, ये देखिए मैंने फुल इसको कर दिया, इसको फुल कर दिया, तो ये अगर इसके अंदर मज़ीद पानी डालूंगे ना, अब इसके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर मज़ीद पानी डालोगे ना तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। तो सेम कंसेप्ट इंटीजर अंडरफ्लो और इंटीजर ओवरफ्लो में भी सेम के यही कंसेप्ट है। इंटीजर ओवरफ्लो occurs when the value assigned to an integer variable is more than the maximum possible value. Integer underflow occurs when the value is assigned to an integer variable is less than possible minimum value. अब देखें हमने इसकी रेंज पढ़ी थी जो इंटीजर की है वो -32,768 से लेकर +32,768 तक इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं ऐसी वैल्यू कोई दे दूँ जो कि इससे भी कम हो, इससे भी कम वैल्यू की अगर मैं दे देती हूँ उसको, तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल को वैल्यू दे दूँ इससे भी ज़्यादा, ठीक है, इस वैल्यू से भी ज़्यादा की वैल्यू उसको दे दूँ तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस से कम वैल्यू देती हूँ, इस वैल्यू से कम देती हूँ किसी इंटीजर वेरिएबल को तो अंडरफ्लो हो जाना है। अगर इस वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू एक इंटीजर वेरिएबल को असाइन करती हूँ तो ओवरफ्लो हो जाना है। इसका मतलब है इंटीजर ओवरफ्लो और इंटीजर अंडरफ्लो। जैसे देखें ये फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोग्राम लिखा, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है ना C++ के अंदर तो ये वाली हेडर फाइल ना इंक्लूड करना ज़रूरी है, ये conio.h और iostream.h, और मेन फंक्शन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है ना वो इस मेन से स्टार्ट होनी है। उसके बाद करली ब्रैकेट लगानी है आपने, क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपने यूज़ करना है। अब मैं आपको बता दूं कोनियो का हमने इस्तेमाल क्यों किया, कोनियो डॉट हेडर फाइल का क्यों इस्तेमाल। अब जो ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है ना ये वाला, तो ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है, इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई है conio.h में, conio.h में इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। अगर हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो conio.h को इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो कंपाइलर है ना उसको समझ लग सके कि ये फंक्शन की डेफिनेशन किधर पड़ी हुई है। ये मैंने आपको ना एग्जांपल दी थी, जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ना लेंगे तब तक आप यहाँ पर क्लासेस भी नहीं ले सकते और यहाँ पर आपको पेपर्स भी नहीं दे सकते और यहाँ ना ही आपको डिग्री मिल सकती है। तो अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं ना, तो आप पेपर्स देना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एडमिशन लेते हैं ना तो आपकी डेफिनेशन, आपके जो कॉलेज वाले ना उसको यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं उनको आपकी डेफिनेशन पता चल जाती है। तो फिर आपकी डेफिनेशन क्योंकि मालूम है, आपका नाम रोल नंबर वगैरह हमें मालूम है, इस वजह से हम आपकी क्लासेस लेते हैं, हमें हर बच्चे के बारे में पता होती है कि इस बच्चे का नाम ये है, इस बच्चे का रोल नंबर ये है।
सेम उस तरह से जो C++ का प्रोग्राम है ना, इसके अंदर हमने ए भी यूज़ करना है ना, सिंपल देखें ए भी यूज़ करना है ना, तो इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो अब जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है ना, इसकी डेफिनेशन ये पड़ी हुई है कोनी रोटेट हेडर फाइल में। इस वजह से हमने कोनी रोटेट हेडर फाइल इस्तेमाल की है, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया है। अब देखिए हमने एक शॉर्ट टेस्ट वार, ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया, उसके अंदर वैल्यू असाइन किए 32,767। अब इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया। अब एक और वैल्यू ली है, उसके अंदर हमने 1 प्लस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर ही 1 प्लस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाने, और इसके अंदर एक माइनस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर अंडरफ्लो हो जाने। ये एग्जांपल है छोटी सी ओवरफ्लो की और अंडरफ्लो की। तो यहाँ तक इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं लगी ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जब तक आप पिछले पॉइंट्स क्लियर नहीं ना करेंगे, आप आगे तक नहीं जा सकते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।